भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को लेकर के विशेष उपबंध किए गए हैं और इन पदों को सृजित किया गया है और इनकी शक्तियों को बताया गया है कि क्या क्या इनके पास पावर होंगी। एक तरीके से देखिए कि संविधान के अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से हमारी राज व्यवस्था प्रारंभ होती है, गवर्नेंस प्रारंभ होता है, कैसे देश की शासन प्रणाली चलती है, कैसे हमारे देश का सरकार का स्ट्रक्चर बनाया गया है, कैसे संघ को बनाया गया है और फिर इसके बाद जब भाग 6 पढ़ेंगे तब उसमें हम राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे कि वहाँ की गवर्निंग बॉडी क्या है। तो देश में जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है उसको अब हम भाग 5 से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में बात की गई है, ठीक है। कार्यपालिका में देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी प्रमुख हैं और राष्ट्रपति विधायिका में भी प्रमुख हैं, वहाँ पर भी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति एक सूत्र का काम करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो अब देखो मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक अपने आप में देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत सारे, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पे समझ में नहीं आता और इसके बाद जो है थोड़ा सा इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियाँ, है ना, राष्ट्रपति की बहुत सारी वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की बहुत सारी विधायी शक्तियाँ भी हैं, राष्ट्रपति आपकी विधायी शक्तियाँ भी रखता है, आपातकालीन शक्तियाँ भी रखता है, बहुत सारी कार्यपालिका शक्तियाँ तो है ही। लेकिन यदि वास्तविकता देखें तो संविधान को यदि कोई व्यक्ति पढ़े, है ना, और पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि भारत का राष्ट्रपति तो बहुत पावरफुल है, लेकिन एग्जैक्ट जब आप पूरे संविधान को जोड़ के पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 74, जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। आर्टिकल 75, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78 सब राष्ट्रपति की पावर को या तो न्यून करते हैं, 74, 75, 77, 78, है ना, ये बहुत सारी पावर है, 123, यहाँ पे मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। तो रियलिटी कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। तो हम वास्तविकता को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं जितनी शक्तियां संविधान में वर्णित की गई हैं। ये बात सत्य है कि भारत में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ठीक है। जो भी कार्य होंगे भारत सरकार के, केंद्र सरकार के जो भी कार्य होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो क्या केवल नाम ही है या फिर नाम के अलावा भी राष्ट्रपति कुछ है, ठीक है, ये सब चीज़ों को समझेंगे। कई संविधान संशोधन हुए जिन्होंने राष्ट्रपति की पावर को बहुत कम किया। 24वां संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति की पावर को बहुत कम कर दिया, है ना। इसके बाद मंत्रिमंडल, हमारे यहाँ पे मंत्रिपरिषद के अंदर एक बॉडी है मंत्रिमंडल, जिसे कैबिनेट कहते हैं। एक तरीके से समझिए कि ये सबसे बड़ी संस्था है, इसी संस्था के अंतर्गत रहते हुए ही देश पूरी तरीके से चलता है। जो मंत्रिमंडल के डिसीजंस होते हैं सब पे एम्पावर्ड और प्रभावी होते हैं। तो राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वास्तव में राष्ट्रपति कुछ ऐसा कर सकता है जिस रूप में वो स्वच्छंद होकर के कार्य करे, या राष्ट्रपति पूरी तरीके से, तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक बार पहले हम पूरे कहिए तो आर्टिकल देख लें, ठीक है, फिर आर्टिकल राष्ट्रपति से जुड़े हुए टोटल देखो। एक तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, 52 के बाद 62 तक है, फिर 63 से आपका उपराष्ट्रपति प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 73 में भी कुछ चर्चाएं हैं, 72 में क्षमादान की चर्चाएं हैं, आर्टिकल 74 है, वहाँ पे राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 77 है, आर्टिकल 78 है, आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 361 है और फिर 352 से लेकर के देखेंगे तो 360 तक में जो आपकी दी गई हैं शक्तियाँ, तो कई जगह पे राष्ट्रपति आपका छिटपुट आएगा। आर्टिकल 143 है जिसमें राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं उच्चतम न्यायालय से, है ना। तो राष्ट्रपति आपको पूरे संविधान में कहीं ना कहीं पे मिलते रहेंगे। तो वो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि एकजुट करके चीज़ों को पढ़ें, है ना। सबसे पहले देखो पूरे आर्टिकल देख लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो आर्टिकल और आपको साथ में देखने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना हो कि आंख बंद करके हम कुछ आर्टिकल्स को पढ़ें, ऐसा नहीं करेंगे। मैं कुछ बीच बीच में आर्टिकल आपको जुड़वाऊँगा, ठीक है। चलो पहले आर्टिकल देखते हैं फिर इसके बाद लिखेंगे।
सबसे पहले आर्टिकल 52 में इस पद को स्थापित किया जाता है। पद की स्थापना है अनुच्छेद 52 में, लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। अभी इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। 53 में तो यदि 53 केवल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा राष्ट्रपति ही सब कुछ है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये बात लिखी हुई है 53(1) में। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति बहुत व्यापक शक्ति धारण किए हुए हैं। अब आप लोग खोलिए आर्टिकल 74A, अनुच्छेद 74(1) खोलिए। अनुच्छेद 74 को खोलिए। आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74(1) में लिखा है। आर्टिकल 74(2) में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है ना, ये समझिए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, है ना। और इस प्रश्न की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने क्या सलाह दी राष्ट्रपति को, दी तो क्या दी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं पे आर्टिकल 74(2) पूरी तरीके से जो ये कार्यपालिका शक्ति है, ये कार्यपालिका शक्ति को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर दे रहा है। कहाँ ट्रांसफर कर दे रहा है? मंत्रिमंडल के पास। यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको राष्ट्रपति दिखेगा वहाँ वहाँ पे अब मंत्रिमंडल इनडायरेक्टली है। राष्ट्रपति सामने है लेकिन पीछे से राष्ट्रपति के जो भी कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? किसकी सलाह के साथ, क्योंकि उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, राष्ट्रपति को सलाह मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 73 के साथ साथ 74 को भी एक साथ देखना प्रारंभ करना पड़ेगा, तब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे। अब एक बार थोड़ा सा आर्टिकल 75 पे जाइए। 75 में 75 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 74(1) में लिखा था राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पे, मंत्री भी जो रखेंगे वो मंत्री किसकी सलाह पे होंगे? यानी आप देखिए, मंत्रियों को जो नियुक्त करने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बिना प्रधानमंत्री की सहमति के आप किसी को भी मंत्री नहीं बना देंगे। ये जो लिस्ट प्रधानमंत्री सौंपेंगे, भाई इनको शपथ दिला दो, आपको दिलाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली देखें तो वास्तविक प्रधानता जो यहाँ पे दिख रही है वो है प्रधानमंत्री की। जो सुप्रीम प्रधानता है भारत में, हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में हमारे राष्ट्र का जो प्रधान होता है, राष्ट्र का प्रधान सब कुछ होता है। क्या? सरकार का मुखिया सब कुछ होता है। दो पद हैं, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति लिखा जाता है, या आपको व्यवहार सैद्धांतिक तौर पे दिखेगा कि राष्ट्रपति के पास पावर ज़्यादा है, लेकिन जहां भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पे ज़्यादा पावरफुल होगी मंत्रिमंडल। ठीक है। अब कहेंगे मंत्रिमंडल ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल मंत्रिमंडल ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया गया है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जनता का शासन है, इसलिए उस मंत्रिमंडल को क्या किया गया है? अकाउंटेबिलिटी दे दी गई है, उत्तरदायित्व दे दिया गया है कि आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। जनता के द्वारा चुनी गई जो संस्था है उसके प्रति आप उत्तरदायी रहेंगे। यदि आप भी कुछ गलत करेंगे तो ये लोकसभा आपको अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटा देगी। तो ऐसे में देखा जाए तो पावरफुल संस्था तो ये है, लेकिन ये जनता के अहित में काम करे या कुछ ऐसा करे तो फिर लोकसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखा जाए तो वास्तव में जो पूरी की पूरी शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित है,
जो यहाँ पे आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति को दी गई हैं। ठीक, आगे यहाँ पे दूसरा क्लॉज है, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ की रक्षा का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये बात सही बात है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखें तो यहाँ पर भी मंत्रिमंडल का ही प्रभाव होता है। ठीक है, निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा, यानी संसद कानून बना के बताएगी कि कैसे आपको। ठीक है, इसके बाद इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा, आप कभी भी देखते होंगे कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काफिला चलता है तो उस काफिला के साथ सेना की टुकड़ी होती है, घुड़सवारों की टुकड़ी होती है ना, और जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलेंगे उनके साथ इंडियन आर्मी होगी हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए। भारतीय सेना के जवान जो है उनके साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति सेना का भी सबसे ऊपर सर्वोच्च सेनापति है। हमारे देश का सर्वोच्च सेनापति का पद किसे दे दिया गया? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की टुकड़ी उनके साथ रहती है। विनियमित होगी। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों की विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। राष्ट्रपति से भिन्न जो अन्य प्राधिकारी हैं उनके भी जितने भी कृत्य होंगे, कार्य होंगे, उनके लिए भी संसद क्या करेगी? कानून बना सकेगी। आर्टिकल 53 है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसके लिए बताया गया है कि एक निर्वाचक गण होगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एक निर्वाचक गण बनाया जाएगा। ठीक है, इस निर्वाचक गण में क्या है? पार्लियामेंट है और राज्यों की विधानसभाएं हैं। ये दो चीजें लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये गौर करने वाली चीज है निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। कहाँ के निर्वाचित? दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के। मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं होंगे। साथ में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के यदि मनोनीत सदस्य हैं वो नहीं होंगे लोकसभा में जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित। ठीक है, दोनों निर्वाचित सदस्यों को यहाँ पर लिखा गया है। ये क्या बनाया जाएगा? निर्वाचक गण बनाया जाएगा। एक इलेक्टोरल सिस्टम बनेगा, उसी के तहत जो है पूरा का पूरा चुनाव होगा। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? आर्टिकल 55 में दिया गया है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के ही होगी, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक बार समझ में आ गया तो फिर राज्यसभा के सदस्यों और अन्य निर्वाचन भी आपको समझ में आ जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति का निर्वाचन भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापदंड में एक रूपता होगी। कोशिश यह की जाएगी कि राष्ट्रपति, जैसे अब आपको ये पूछे कि हम क्या राष्ट्रपति को वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। हम अप्रत्यक्ष तरीके से देते हैं, इनडायरेक्टली देते हैं। ठीक है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चूंकि राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो जो मतों का मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, संसदों के मतों का मूल्य और साथ साथ विधानसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य, दोनों के मतों के मूल्य में हमारा मत भी काउंट होता है। एक संसद यदि वोट डाल रहा है, कितने लोगों का वोट डाल रहा है? एक विधानसभा का सदस्य या वोट डाल रहा है तो कितने लोगों का वोट डाल रहा है? तो देखा जाए तो हम 2 बार जो है वोट डालते हैं, 2 प्रतिनिधि हमारे वोट डालते हैं राष्ट्रपति को। एक तो हमारे विधानसभा का सदस्य, आपने वोट दिया होगा, नहीं भी दिया तो भी आपका प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कुल जनसंख्या के आधार पर मतों का मूल्य उनका निकाला जाता है। ठीक है, एक मत का मूल्य निकाला जाता है, वो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। जहाँ तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व मापदंड में एक रूपता होगी। राज्यों में आपस में एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य में ऐसे निर्वाचन जितने मत देने का हकदार है उसकी संख्या निम्नलिखित रीत से अवधारित की जाएगी। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने ही मत होंगे जितने, अब ये एक फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, कि मतों का मूल्य क्या होगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा। जब अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको सेपरेटली तो मैं बहुत आसानी से इसको बताऊंगा कि क्या टोटल ये संख्या रखी गई है। ठीक है, इसके बाद पहले देखो राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनका क्या होगा। ठीक है, ऐसे होता है टोटल राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या भागे हर राज्य में विधानसभा सीटों में निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या। ठीक है, राज्य के
राज्य के विधानसभा सीटों की कुल जनसंख्या, कुल ये निर्वाचित होने चाहिए गुणे 1000। ठीक है, 1000 का गुणा जो आपका है ये नीचे ही रहेगा। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो इसको अभी। ठीक है, ये है गुणे 1000, ये नीचे ही रहेगा 1000। ठीक है, और ये है आपका एक विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य। विधानसभा का एक सदस्य के मत का मूल्य राज्य की टोटल जनसंख्या भागे राज्य के कुल विधानसभा के सीटों की कितनी है टोटल, कुल विधानसभा सीटों की संख्या, और गुणे 1000। ठीक है, ये निकलेगा प्लस साथ में। अब ये तो हो गया कि टोटल जो आपका विधानसभा सदस्य है उसका। संसद का क्या होगा, भारत की टोटल विधानसभा सीटें जितनी हैं, ठीक है, उनके मतों का मूल, और टोटल जो है इनकी टोटल कितनी सीटें, इनको टोटल कितने मत मिले, हर एक राज्य का अलग अलग निकाल लेंगे ऐसे ही। तो भारत के जितने भी राज्य विधानसभा हैं उनके मतों का मूल्य भागे संसद की सदस्यों की संख्या। तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लिखवाऊंगा जब बताऊंगा। यहाँ पे ये भी लिखा, राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को उतने मत होंगे जितने की 1000 से गुणित उस भागफल में जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। ठीक, यही बात अभी मैंने ऐसे लिखी थी। आगे दूसरा है, यदि 1000 के उत्गुणित लेने के बाद शेष 500 से कम आता है तो निर्दिष्ट मतों की संख्या 1 और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यदि मतलब कि यदि भाग देते हैं और भाग देने के बाद 500 से कम आता है, कम नहीं है, तो मतलब मतों की संख्या में 1 और जोड़ देंगे। जब मैं बताऊंगा आपको वहां पे क्लियर करूंगा। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड खा के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल संख्या, कुल मतों की संख्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाए, अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाए। ठीक है, तो ये भी वही बात कर रहा है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रपति को, ये अभी डिस्कस करेंगे, दोनों को मैं लिखवा दूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक रीति है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या होती है इसको हम देखेंगे। अभी जो हम लोग वोट देते हैं इस पद्धति से नहीं देते, राष्ट्रपति का चुनाव इस पद्धति से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब ये क्या है इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। कल के सेशन में मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन ही आप लोग को डिटेल से पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रपति का, ठीक है, इलेक्शन होता कैसे है, क्या क्या पद्धति होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, और ये दोनों पद्धतियां क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या का मतलब यही होगा कि जो अब निश्चित की गई हो, जो अभी आंकड़े प्रकाशित किए गए हों, लेटेस्ट जनसंख्या, जैसे 2011 की जनसंख्या, ठीक है, उसी को जनसंख्या के अंतर्गत मानेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे लिख दिया गया है कि अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। निर्देश का मतलब है कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना, यानी राष्ट्रपति का चुनाव भी जो किया जाता है 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है अभी। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे संसद के जितने भी सीटें हैं जनगणना के आधार पे सीटें हैं। ठीक है, हर एक राज्य के पास कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, जनसंख्या के आधार पे है। तो 1971 को अभी बेस ईयर बना दिया गया, आधार वर्ष बना दिया गया। कब तक बनाया गया? 2026 तक। हो सकता है 2026 में नई सीटें आ जाएं, क्योंकि सेंट्रल विस्टा इसीलिए बनाया जा रहा है कि भैया आप थोड़ा संख्या बढ़ा दो। ठीक है, संख्या बड़ी हो जाए, हो सकता है इनकी प्लानिंग हो कि 2026 में क्या करेंगे हम, संख्या जितनी जनगणना आएगी, जैसे 2021 की जनगणना आएगी इसके आधार पे कर लेंगे, या फिर 2001 की जनगणना को आधार बना देंगे, कोई ना कोई जनगणना को आधार बना देंगे। ठीक है, अभी 1971 की जनगणना इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या विस्फोट, बहुत तेज़ी से भारत की आबादी बढ़ने लगी, और चूंकि आधार ये बना हुआ है कि जनगणना के आधार पर ही सीटों को, तो कोई भी राज्य क्यों प्रमोट करता अपने यहाँ पे परिवार नियोजन को? उसको तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाओ ताकि हमारे यहाँ पे लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं, हमारे राज्य की। कोई भी राज्य नहीं ये कार्य करता, तो इस चीज़ को एक ध्यान में रख करके चीज़ों को किया गया है। ठीक, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो राज्य विधानसभाएं हैं उनका जो चुनाव होता है उनके लिए जनगणना का बेस ईयर 2001 का है।
वहाँ पे 2001 की जनगणना है। और संसद के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनसंख्या का बेस ईयर, आधार वर्ष क्या बनाया गया है? 1971। 2026 में इसको फिर से रिव्यू किया जाना है। रिव्यू होगा, या तो बढ़ा दिया जाएगा, या तो फिर यही हो सकता है कि इसी बेस ईयर को रखें और बढ़ा दें। ये भी हो सकता है कि सीटों को बढ़ा दें, बेस ईयर चेंज कर दें। 552 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? संविधान संशोधन करके बढ़ा दें। संसद तो सब कुछ कर सकती है ना, क्योंकि अब तो जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, तो 552 से ज़्यादा सीटें हो सकती हैं लोकसभा में। ये तो संविधान संशोधन होगा, उसमें सीटों की संख्या 700 लिखते हैं, 800 लिखते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। ये तो हो गया आपका आर्टिकल 55, ठीक है। अभी देखेंगे इसको, इसी को डिटेल से पढ़ना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे चुनाव होता है, ठीक है। नियत मूल्य कैसे निकाला जाता है, राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितनी सीटें जरूरी होती हैं, 50% +1 होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, जीत पाएंगे। और इसको लेके डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता रहेगा, यानी कि अवधि जो है 5 वर्ष तक है। लेकिन मान लीजिए कि कभी भी बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, आकस्मिक कोई भी दिक्कत आ जाती है और राष्ट्रपति जो है अपने पद से या तो पदत्याग दे दें, या तो बीमार पड़ जाए, असमर्थ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कौन आ जाएगा उसकी जगह पे? उपराष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति 6 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। राष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब प्रोविज़न होता है। ये अमेरिका में है कि अमेरिका में राष्ट्रपति खत्म तो उपराष्ट्रपति फिर जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति बना रहता है। वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में है। तो ये हो गया आपका 5 वर्ष की अवधि है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देखो, किसको अपना पद त्याग करता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। नीचे का पोस्ट है, लेकिन उनको पता है इक्विवेलेंट ये भी कभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो उनको भी क्या करता है ये? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंधित रीत से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखो, हमारे संविधान में इम्पीचमेंट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, महाभियोग सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, राष्ट्रपति। ये आम भाषा में या पत्रकारों के द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जाना, कैग को हटाया जाना, यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जाना, इनके लिए भी इम्पीचमेंट शब्द यूज किया जाता है, लेकिन गलत है। महाभियोग सिर्फ भारत में एक व्यक्ति के खिलाफ आता है, वो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ आता है। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, उनके लिए पदच्युति शब्द यूज किया जाता है, रिमूवल शब्द है, ठीक है। उनको पद से हटाए जाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ये प्रक्रिया बहुत कठोर होती है महाभियोग की, ठीक है। आज तक कभी भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है, ठीक है। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 से उपबंधित रीत से महाभियोग द्वारा, एक ही आधार है संविधान का अतिक्रमण, ठीक। यदि मोटे तौर पे मैं आपको समझाऊं तो हमेशा किसी भी व्यक्ति को उसके पद से तभी हटाया जाएगा जिस चीज़ की उसने शपथ ली हो और उस शपथ को तोड़ने का प्रयास करे, ठीक है। हर सर्विस में आपको ऑथ लेनी पड़ती है, हर व्यक्ति ऑथ लेता है। शपथ लेकर के ही आप अपने, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग को भी शपथ लेनी चाहिए कि आप जिस कार्य के लिए आए हुए हैं, जिस कर्तव्य निष्ठा पे हैं, ठीक है, आप उसको अच्छे से पालन करेंगे। यदि आपके घर वालों को लगेगा कि आप यहाँ अफीम बेचने लगे, आए थे पढ़ने, तो पदच्युत कर दिया जाएगा। बोलेगा चलो, एक तो राज्य ही कहेगा चलो तुम जेल के अंदर बैठो, यूपीएससी की तैयारी खत्म। या एक बार भी आपके ऊपर कुछ ऐसा आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाते हो, आपको सर्विस में ही नहीं लिया जाएगा, ठीक है। घर वाले भी, तो हर चीज़ की एक शपथ है। भारत में जितने भी पद हैं, हर पद की शपथ होती है। कल के दिन आईएएस बनोगे, उसकी भी आपको शपथ लेनी पड़ेगी उस पद की, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो शपथ लेने का मतलब ये है कि आप उस शपथ को यदि तोड़ते हैं तो फिर आप अपने पद का दुरुपयोग समझा जाएगा। और इसीलिए राष्ट्रपति भारत के संविधान का परिरक्षण, अभिरक्षण करने की शपथ लेते हैं। और यदि भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान को तोड़ते हैं, अब संविधान को तोड़ने का मतलब क्या है? संविधान ही में लिखा हुआ कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए आप बाध्य हैं, और राष्ट्रपति कहे नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद पे आएगा। ठीक है, इसके बाद खंड 1 के परंतु के खंड का के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के बाद किसको त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति कौन है? राज्यसभा के सभापति। यानी जानकारी किसको मिल गई उपराष्ट्रपति के माध्यम से? पूरे राज्यसभा को। अब राज्यसभा उपराष्ट्रपति के द्वारा उसकी एक प्रति तुरंत ही लोकसभा के स्पीकर को भेज दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ये क्यों किया गया है? लोकसभा को भी जानकारी मिल गई इस माध्यम से, राज्यसभा को तो मिल ही गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के भी प्रमुख है, संसद का भी हिस्सा है, संसद के भी सर्वे सर्वा हैं, तो संसद को पता चल जाए कि राष्ट्रपति पदत्याग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको रखा गया। उसको देंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत सूचना देंगे। ठीक, अगला है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के तौर पर पद धारण राष्ट्रपति के तौर पर पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अनुबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, यानी कि वो कितनी बार भी भारत में राष्ट्रपति बन सकते हो। अमेरिका में 2 ही बार बन सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइम जितने बार भी बनने की आपके पास क्षमता हो बनिए। ठीक है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अर्हताएं क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ये भारत में जन्मा हुआ ही हो, लेकिन भारत का नागरिक हो। कोई भी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में क्या है? वहाँ पे अमेरिकी में जन्मा हुआ होना चाहिए, अमेरिका का ही होना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, उम्र दी गई है 35 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। देखो, राष्ट्रपति जनता राष्ट्र का प्रमुख होता है और लोकसभा एक ऐसा सदन है जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राष्ट्रपति की अर्हताएं वही रखी गई हैं जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, जब लोकसभा हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अर्हताएं इनकी देख लेंगे। लोकसभा का सब निर्वाचित होना चाहिए? नहीं, अर्हताएं होनी चाहिए। निर्वाचित होने के लिए जो लोकसभा के लिए योग्यताएं दी गई हैं वही योग्यताएं राष्ट्रपति, मतलब वो योग्यताएं भी होनी चाहिए। वो योग्यताएं कहाँ लिखी हुई है? लोकसभा वाले आर्टिकल पे लिखी हुई। ठीक है, समझ रहे हैं? लोकसभा को में निर्वाचित होने की यदि योग्यता, ये योग्यता भी होनी चाहिए। यहाँ पे सारी लिस्ट नहीं लिखी गई, ये बस उसकी 25 साल होती है लोकसभा। हाँ, तो यहाँ पे 35 ऊपर, इसीलिए आयु को तो बढ़ा के लिख दिया गया ना कि आयु 35 होनी चाहिए, बाकी सारी जितनी चीजें हो सब लोकसभा वाली हो जानी चाहिए। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी अगर कॉल का पूरा हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं है, स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे स्पष्टीकरण जरूरी है, चीज़ों को स्पष्टीकरण कर दिया गया कि लोकसभा की जितने, अब लोकसभा की अर्हताएं क्या होंगी, इसके लिए कानून बनाया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उन सब अधिनियम में वो अर्हताएं लिखी गई। ठीक है, कुछ संविधान में भी लिखी गई। हाँ, संसद के द्वारा विनियमित किए। नहीं, लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लोकसभा का सदस्य रहते हुए यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको पद त्याग देना पड़ेगा। लाभ के पद पे रहते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य रहना लाभ का पद है। ठीक है, मंत्री होना लाभ का पद नहीं है, लेकिन लोकसभा का सदस्य होना लाभ का पद है। ठीक है, तो आपको लाभ, कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पे होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आगे, यहाँ पे यही शब्द लिखा हुआ है, लाभ के पद का धारण नहीं किया जाना चाहिए यदि लाभ का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ का पद जो आपका पार्लियामेंट, अब यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि लाभ का पद क्या नहीं है। संघ का राष्ट्रपति लाभ का पद है क्या? नहीं है। उपराष्ट्रपति लाभ का पद है क्या? नहीं है।
किसी राज्य का राज्यपाल लाभ का पद है क्या? नहीं है। संघ या किसी राज्य का कोई मंत्री लाभ का पद है क्या? नहीं है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, ये सारी लाभ के पद के तौर पे। त्यागपत्र देना है चुनाव लड़ते, जैसे कि ये हुआ था मामला जब प्रणब मुखर्जी जी का और पीए संगमा थे, प्रणब मुखर्जी थे, तो लाभ के पद को लेकर के डिस्कशन हुआ था। पीए संगमा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेड दायर की, आपके इसमें होगा शायद, मेरे ख्याल, दिखाइए, बेयर एक्ट में पीछे पूरा वाद दिया होगा। लाभ के पद को लेकर के कई मामले यहाँ पे पीछे सब दिए गए हैं, जितने मामले महत्वपूर्ण हैं, निर्णय हैं, सारे निर्णय दिए गए हैं इसमें। महत्वपूर्ण वाद करके एक पूरा पीछे चैप्टर जोड़ा गया है, इसमें होना चाहिए। पीए संगमा बनाम पीए संगमा बनाम ऐसे कुछ हुआ था। 435 पे वाद स्टार्ट हो जाते हैं ना, इसमें राष्ट्रपति वाला भी होगा। तो उस वाद में ये था कि पीए संगमा जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जा कर के उनके द्वारा ये दिया गया है, और ये है आपका 15 नंबर है लास्ट में, ये पेज पे ये दिया गया है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 58, 71, 102, 145, 191 में संसद निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1959 की धारा 3, 14, 15, उच्चतम न्यायालय नियम 1966 के नियम 13, 14, 20 से आदि से संबंधित है। इस प्रकरण में राष्ट्रपति के पद की पात्रता का प्रश्न अंतर्वलित है। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की व्याख्या करने और उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए किया गया था। हुआ ये था कि पीए संगमा को लगा कि भाई प्रणब मुखर्जी जी जो चुनाव जीते हैं वो इलीगल है, अवैध है, ठीक है। पीए संगमा जी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया कि भाई ये लाभ के पद पे थे जब चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में वो ऐसा पाया नहीं गया जब उसकी पूरी जांच हुई। इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के गत चुनाव 2 उम्मीदवार प्रत्याशी थे, प्रणब मुखर्जी एवं पीए संगमा। चुनाव 19 जुलाई 2012 को कराया गया था तथा 22 जुलाई 2012 परिणाम घोषित किए गए थे। प्रणब मुखर्जी को मिले मतों में का मूल्यांकन था 7,13,763, जबकि पीए संगमा को मतों का मूल्य था 3,15,987। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रणब मुखर्जी विजयी घोषित किए गए और भारत के राष्ट्रपति बन गए। इस निर्वाचन में पिटिशनर पीए संगमा द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि प्रत्यार्थी प्रणब मुखर्जी संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे, वे निर्योग्य थे। क्यों निर्योग्य थे? क्योंकि 58 में क्या क्या दिया गया है, अभी 58 ही पढ़ा था ना हमने। इसमें दिया कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए पात्र होगा, पहले भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु हो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के लिए आरक्षित हो, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त आधारों सरकारों पर नियंत्रण के किसी भी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति होने के लिए पात्र नहीं होगा। तो इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें लाभ का पद नहीं होती। लेकिन पिटिशनर ने क्या कहा, प्रणब पीए संगमा ने कहा कि प्रत्यार्थी जब राष्ट्रपति के चुनाव हेतु प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया तब काउंसिल ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के चेयरमैन थे, ठीक है। एक संस्था है ये जो कि एक लाभ का पद है। 2 जुलाई 2012 को जब नामांकन पत्रों की समीक्षा की जा रही थी तब पिटिशनर के प्राधिकार अभिकर्ता द्वारा प्रत्यार्थी के नामांकन पत्र को खारिज किए जाने बाबत आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रत्यार्थी ने जवाब देने के लिए 2 दिन का समय चाहा। 3 जुलाई 2012 को प्रत्यार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रणब मुखर्जी जी ने जवाब पेश किया और साथ में काउंसिल के चेयरमैन पद से त्यागपत्र दिए जाने की प्रति पेश की। यह मैंने प्रति पेश पहले ही त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। इन सब के बावजूद निर्वाचन अधिकारी द्वारा पिटिशनर की आपत्तियां खारिज कर दी गई, ठीक है। उन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि उन्होंने ऑलरेडी उसमें त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो बस खत्म बात। अब न्यायालय ने क्या बोला, न्यायालय ने वही सारी चीज़ें शून्य घोषित कर दिया कि निर्वाचन जो है ये सही हुआ है, ठीक है। पिटिशनर ने जो भी कहा है वो, बाकी वो जो पद था वो बिल्कुल लाभ का पद था, यदि उस पद पे वो रहते तो बिल्कुल जाते, ठीक है। उस समय हरीश साल्वे चुनाव वो ये वाला केस लड़ रहे थे प्रणब मुखर्जी की तरफ से। जैसे मंत्री बनना सर लाभ का पद नहीं है, मंत्री
मंत्री का पद बनना सर लोकसभा के लिए, सर लोकसभा का निर्वाचन होना जरूरी है, सदस्य होना जरूरी है। तो सर अगर ये सर मान लीजिए सर ये जो राजनाथ सिंह है सर, ये लखनऊ से थे, अब सर अगर इनको राष्ट्रपति बनना हो तो सर ये क्या करें? यदि मंत्री हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लड़ें राष्ट्रपति का। सर ये मंत्री होते हुए लोकसभा के सदस्य भी हो, लोकसभा का सदस्य जरूर है, लेकिन ये एक विशेष पद पे मंत्री सरकार का हिस्सा है और उसको संविधान ने लिखा है। वो तो बिल्कुल सही बात है कि मंत्री हैं तो बिल्कुल सदस्य होने चाहिए, सदस्यता होती है उनके पास। तो सर ये अगर राष्ट्रपति नहीं नहीं, इसको पैराडॉक्स मत करिए कि यदि केवल आप लोकसभा के सदस्य हैं तभी आप लाभ के पद पे, बस इतना दिमाग में बैठाइए, ठीक है। यदि आप मंत्री भी हैं तो लाभ का पद नहीं होगा, ठीक है। इसमें जोर नहीं डालना है कि वो लोकसभा का तो ऑलरेडी होगा, राज्यसभा का तो ऑलरेडी होगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया, ठीक है। अगला, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंधित नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है का हकदार होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो मेन है कि भारत की संचित निधि पे राष्ट्रपति का वेतन भारित होता है और सही बात है, इतना बड़ा पद है, इतने बड़े पोस्ट है तो इसकी गरिमा बनी रहे, जरूरी होता है कि राष्ट्रपति को ये सारे, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची मतलब जितने भी भारत की संचित निधि पे जो भी पैसा भारित है सब दूसरे में वेतन और भत्ता लिखा हुआ है किसको क्या मिलेगा। अगला है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, भारत की संचित निधि पे कोई भी पैसा भारित है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सदन में मतदान नहीं होगा। मतदान देखो हर साल क्या होता है, बजट बनता है, बजट में हर साल क्या होता है, लिखा होता है कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा जाएगा, यही तो होता है ना बजट, और कुछ नहीं होता है। कहाँ से पैसे का सोर्स क्या है और पैसा कहाँ खर्च किया जाना है अगले साल, एस्टिमेटेड सोर्स होता है कि सरकार इतना यहाँ से पाएगी तो इतना इतना यहाँ खर्च करेगी, फिर उसको सदन में पारित कराना होता है। उस पर व्यापक 1-2 महीने का समय लगता है पारित कराने में। लोकसभा के पास पावर होती है कि वो किसी भी खर्चे को कम ज़्यादा कर सकती है। तो जितना भी पैसा भारत की संचित निधि पे भारित होगा, किसी की सैलरी, किसी का वेतन, किसी का भत्ता, उस पे सदन में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होगा। मतदान मतलब कम नहीं किया जा सकता उसे। तो इससे क्या होता है, ये पद की गरिमा बनी रहती है। नहीं तो ऐसे पता चला कि किसी अगले साल गुस्सा हो गया राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति की इस बार सैलरी रोक दो, इनकी सैलरी कम करो इनकी। पता चला फिर राष्ट्रपति बैठे हुए हैं कि इस बार तो सैलरी नहीं आई। मैं भी वो भी टीचर भर्ती की तरह पता चला अनशन में बैठे हुए हैं कि भाई हमारी सैलरी बहाल करो, छठ पूजा है, दीपावली है। तो ऐसे में ये बड़े बड़े पदों को दिक्कत ना हो, ऐसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी रोक दी जाए, ठीक है। तो क्या होगा, फिर पद पूरा प्रभावित होगा। ये बड़े संवैधानिक पद हैं। वैसे ही राष्ट्रपति पीड़ित हैं, वो उन्होंने एक बयान दिया था ना कि मैं इतना टैक्स, मतलब इतना पैसा मिलता है, सब कहते हैं कि राष्ट्रपति को बहुत पैसा मिलता है लेकिन टैक्स भी तो भरना होता है। लेकिन एक बात भी देखिए, राष्ट्रपति जी के लिए बहुत सारे उपबंध हैं। क्या क्या उपबंध हैं यहाँ पे देखिए, विशेषाधिकार हैं कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे और अपने शासकीय निवासों का बिना किराया दिए हुए उसको भत्ते मिलेंगे, विशेषाधिकार मिलेंगे। तो सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। जब खर्चे भारत सरकार उठा रही है, सारी सुविधाएं भारत सरकार दे रही है, तो सैलरी कहाँ कम है ना। राष्ट्रपति भवन कितने कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, कितने बीघों में बना हुआ है, उसका किराया कितना होगा उसका। हाँ, जब वो राष्ट्रपति के पद से हट जाते होंगे तो फिर वो तो जमा कर दिया जाता होगा, क्या जो उनको निवास के समय मिलता होगा, क्या मिलता होगा। ये सब विशेषाधिकार तो खत्म ही हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं खत्म होते। राष्ट्रपति के पेंशन होने की, पेंशन ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेंशन मिलती है उनको प्रॉपर, और पेंशन के बाद उनका निवास स्थान, उनको सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मिलती हैं पूर्व राष्ट्रपति के तौर पे, ठीक है। सबको पूरी सुरक्षा मिलती है सबको आजीवन मिलती है। आजीवन, जब तक वो उनकी अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी को मिलती है, बच्चों को मिलती है, परिवार को मिलती है। और सर उनकी जो
वेतन और जो भत्ते हैं वो बढ़ाने के लिए तो मतदान करना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं, बढ़ाने के लिए संसद विधि द्वारा बढ़ा सकती है। वो तो हर साल क्या होता है, वेतन आयोग बनता है हर 10 साल बाद। जैसे अभी 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है, तो हर 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ी, क्या हुआ, उसके लिए एक वेतन आयोग बनता है। उस आयोग के द्वारा ही जो है एक फार्मूला क्रिएट किया जाता है। उस फार्मूला के तहत सबकी सैलरी बढ़ती है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने यहाँ वेतन आयोग लाती है कि किसकी वेतन कितना होना चाहिए, क्या महंगाई बढ़ गई, उसके द्वारा तय किया जाता है कि किसकी सैलरी वेतन कितने होंगे। वो संसद फिर उस आयोग की जो रिपोर्ट है संसद पे जाती है। संसद यदि उसको स्वीकार कर लेती है तो सबकी सैलरी उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। करेगी कुछ तो कुछ करेगी, कम करेगी, ज़्यादा करेगी, है ना, जो कहेगी वो होगा। चलिए अगला 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, एक शपथ लिखी गई है, यह है शपथ। ठीक है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा, मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये टोटल जो है उनकी शपथ है। तो यहाँ पे चूंकि संविधान का परिरक्षण, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, इसलिए संविधान का यदि वो अब किसी तरीके से वायलेट करते हैं, संविधान को वो किसी भी तरीके से संविधान की गरिमा को ख़त्म करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो राष्ट्रपति पे आर्टिकल 61 तुरंत बाद लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई भी सदन आरोप लगाएगा। क्या महाभियोग की प्रक्रिया होगी, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। संसद का कोई भी सदन आरोप ला सकता है, लेकिन आरोप तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले बता दिया जाएगा कि राष्ट्रपति जी आपके लिए हम महाभियोग लाने जा रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के लिए 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए, मौखिक नहीं, लिख के एक उनको लेटर भेजना चाहिए ऑफिशियली। और इसके पश्चात क्या होगा, जो टोटल सदन है, जिस सदन में आएगा, चाहे राज्यसभा में या चाहे लोकसभा में या किसी न किसी सदन में प्रस्ताव आएगा, तो जब आएगा तो टोटल सदस्यों का क्या होगा, 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन होना चाहिए उस प्रस्ताव में। ठीक है, टोटल सदस्यों के 1/4 सदस्यों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा प्रस्ताव लाने। अकेले कोई भी व्यक्ति आज थोड़ा ना आ जाएगा मुंह उठा के कि भाई राष्ट्रपति को हटाओ, हमने वो भेज दिया है नोटिस उनको कि अब हम आपको हटा रहे हैं। टोटल सदस्यों का 1/4 हिस्से का साइन होना चाहिए उस प्रपोजल में, और प्रपोजल जाएगा किसके पास, अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष होगा या तो राज्यसभा के सभापति होंगे। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, राष्ट्रपति के जो राज्यसभा के सभापति हैं और लोकसभा के अध्यक्ष, इनके पास ये पावर होती है कि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ये चाहें तो कोई प्रस्ताव रखा जाए या ना रखा जाए, सदन में पेश करना है या नहीं करना। जैसे कि आपने देखा होगा जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग आया, अभी पिछले सालों की बात है। उस महाभियोग को सभापति, जो राज्यसभा के सभापति थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी पावर है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति। यदि लोग ला रहे हैं, 1/4 सदस्यों के साइन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अध्यक्ष और स्पीकर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। उसको यदि तर्कपूर्ण लगता है तो उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तर्कपूर्ण लगा तो सदन में आएगा ही नहीं बिल। फिर लोकसभा का स्पीकर क्या करेगा, जिस सदन में भी आएगा उस सदन में यदि एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो भी प्रस्ताव, तो एक्सेप्ट करने के बाद उस सदन में चर्चा चलनी चालू होती है। दूसरा सदन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पे बन जाता है, जांच संस्था के तौर पे बन जाता है, और राष्ट्रपति को उस जांच के दौरान खुद उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। जैसे न्यायपालिका बुलाती है ना, वैसे ही लोकसभा या राज्यसभा कोई भी संस्था जो भी जांच एजेंसी के तौर पे काम करेगा, उसके समक्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत होना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए, या तो राष्ट्रपति भी हो या तो कोई भी उनका प्रतिनिधि हो। ठीक है, और यदि ये पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है और सदन के टोटल सदस्य संख्या का 2/3, बहुत होता है 2/3,
कुल सदस्य संख्या का 2/3, ठीक है, एक सदन से फिर दूसरे सदन में भी टोटल सदस्य संख्या का 2/3, इतना यदि मतों से पारित हो जाता है तो माना जाएगा कि उस दिन से राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटा दिए गए। ठीक है, प्रतिनिधि कौन होंगे राष्ट्रपति के? किसी को भी, कोई भी वकील भेज दें, अपना वकील तो रखेंगे ना, कोई वकील भेज दें, कोई भी प्रतिनिधि भेज दें। और सर उसमें जो सारे लोगों को उपस्थित होना जरूरी होगा, जबकि राष्ट्रपति पे टोटल जब हटाएंगे तब टोटल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए। ठीक है, एक बहुत कठिन प्रक्रिया है इसीलिए। तो वही बात लिखी हुई, संसद का कोई भी सदन आरोप लगाएगा, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में उपस्थित तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। ठीक है, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाला सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। राष्ट्रपति को पद से हटना होगा यदि वो 2/3 संकल्प से पारित हो जाता है। ठीक है, ये तो देखो टोटल है आपके आर्टिकल 63 में दिया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, ठीक है, निर्वाचन करने के समय आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी तो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, यानी कि राष्ट्रपति की यदि पदावधि समाप्ति से पहले ही रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचक पदावधि समाप्ति पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है, पद त्याग हो जाता है, पद से हटाए जाने के कारण से उनके पदों में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति से होने वाली तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। तो यहाँ पे सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि जो भी व्यक्ति आएगा, यानी उपराष्ट्रपति ही आएंगे, और कौन आएगा। मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो CJI आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति के पद पे बैठाया जाएगा। CJI भी नहीं है तो जो न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो आएगा। ठीक है, ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो 6 महीने के अंदर अंदर नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर ही आपको, ठीक है, और 6 महीने के बाद जो भी चुन के आएगा वो फिर 5 वर्ष तक रहेगा। ठीक, ये रूल है। ये हो गया आपका राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल। ठीक, ये तो यहाँ पे हैं। बाकी आर्टिकल 72 में क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। आर्टिकल 143 में परामर्श करने की शक्ति है। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति को बहुत सारी जो है उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, वो चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे। पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए संविधान के अनुच्छेद, हेडिंग डाल लिए है ना, क्या डाला था हेडिंग, संघ डाला था, भाग 5 डाला था। हेडिंग डाल लीजिए भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 52 से 73 तक के समूह को, संविधान के अनुच्छेद 52 से 73 तक के समूह को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शीर्षक दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शीर्षक दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 63 से 69 तक का हिस्सा उपराष्ट्रपति के संबंध में है। जिसमें अनुच्छेद 63 से 69 तक का हिस्सा उपराष्ट्रपति के संबंध में है, जबकि शेष अन्य उपबंध राष्ट्रपति से संबंधित हैं।
जबकि शेष अन्य उपबंध राष्ट्रपति से संबंधित हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 74, 75, संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 77, 78, संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 77, 78, 123 से पहले एक और लिख लीजिए 111 111 में विधेयकों को अनुमति प्रदान करना राष्ट्रपति का कार्य है। 111, 123 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, हाँ राष्ट्रपति आहूत करता है, लिख सकते हो, लिख लो। 108 भी है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। 108, 111, 123, 143, 143, 352, 356, 360, 361, ठीक है। 72, 72 लिख लो, 72 आदि में भी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ उपबंध हैं। आदि में भी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ उपबंध हैं। हर जगह राष्ट्रपति हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, जब तो हर जगह राष्ट्रपति ही है। हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, लिखिए इसमें राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुच्छेद 53, 74 तथा 75 से स्पष्ट होती है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुच्छेद 53, माफ करिएगा 53 है ना, 53, 53, 74 और 75 से स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। परंतु अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
राष्ट्रपति अपने कृत्यों का, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन में ये बोल दिया गया कि भैया अब राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद कहेगी वो मानना पड़ेगा। 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की पूरी पावर खत्म, समाप्त। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में ये बोला गया कि राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार करने के लिए लौटाने की शक्ति है कि आप एक बार यदि मंत्रिपरिषद ने आपको कोई सलाह दी है तो उस सलाह को वापस कर दो, है ना। अब देखो आमतौर पे होता क्या है ना कि आप खुद सोचिए सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं। राष्ट्रपति का पद सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है और इस पद में इस तरीके की चीज़ें हो जाएं, ठीक है, कि अचानक से जो है कोई बात मंत्रिपरिषद ने कही और राष्ट्रपति ने उसको मना कर दिया, तो मंत्रिपरिषद भी सोचने में मजबूर होती है कि हमें एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति ने यदि वापस भेजा तो एक बार बैठ के पुनर्विचार की क्यों भेज दिया, क्योंकि सब आज के टाइम में देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, मीडिया है, सब कुछ है, ठीक है, तो एक नैतिक दबाव होता है, मोरल इथिक्स होती है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद को लगता है कि उचित है, यदि दोबारा वही प्रस्ताव चला जाता है, सेम प्रस्ताव, नहीं बदलाव किया, तो एक तो कोशिश यही होगी बदलाव हो जाए, यदि बदलाव नहीं होता वही प्रस्ताव जाता है तो उसी प्रस्ताव में क्या होगा, राष्ट्रपति को फिर मानना पड़ेगा, उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सारे कार्य तो राष्ट्रपति को ही करने। लेकिन यहाँ पे बाध्यता जो बना दी गई है ना, तो लिख लीजिए इसको, 44वें संविधान संशोधन में बोला गया था, लिखिए, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी, कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी, यदि दी तो क्या दी, यदि दी तो क्या दी, यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ठीक है,
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये तो देखो ये संवैधानिक उपबंध है। अब इनका यदि हमें एनालिसिस करना हो, कभी लिखना हो, तो वो चीज़ें मैं आपको लिखवाता हूँ। लिखिए, यदि मूल संविधान में इन उपबंधों पर गौर किया जाए, यदि मूल संविधान के इन उपबंधों पर गौर किया जाए तो स्पष्ट है कि यदि मूल संविधान के इन उपबंधों पर गौर किया जाए तो स्पष्ट है कि संविधान की भाषा राष्ट्रपति को वास्तविक शासक होने का संदेह पैदा करती है। राष्ट्रपति को संविधान का वास्तविक शासक होने का संदेह पैदा करती है। अनुच्छेद 53 की शब्दावली, अनुच्छेद 53 की शब्दावली तो ऐसी ही है। अनुच्छेद 53 की शब्दावली तो ऐसी ही है जिससे राष्ट्रपति वास्तविक शासक के तौर पर स्थापित होता है। अब देखो आर्टिकल 74 में एक चीज़ लिखी हुई है कि मंत्रियों के द्वारा क्या सलाह दी गई है। मंत्री क्या सलाह देते हैं। देखो काम तो राष्ट्रपति को करना है, लेकिन आर्टिकल 74(1) में चीज़ बोला करना पड़ेगा बाध्यता की बात होती है कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, आपको जो सलाह दी गई उसे मानना ही पड़ेगा, है ना। ये स्पष्ट कर दिया गया है। और न्यायपालिका से इसको क्यों अलग थलग रखा गया है? ये तो बड़ा डर की बात थी कि राष्ट्रपति तो मनमानापन भी कर सकता है या मंत्रिपरिषद मनमानापन भी कर सकती है। न्यायालय का हस्तक्षेप यदि हर मुद्दे पर होना चालू हो जाएगा तो देश का जो वास्तविक प्रधान है वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसकी जांच राष्ट्रपति कोई कृत्य कर रहा है, सलाह मंत्रिपरिषद दे रही है, तो वास्तव में काम तो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही करवाया जा रहा है ना। तो ऐसे में राष्ट्रपति तो जिम्मेदार नहीं होना चाहिए किसी कार्य के लिए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का जो कार्य है, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है ना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा, दोनों को एक साथ प्रयास यही होगा। तो उस प्रयास को स्थापित यहाँ पे 75 में किया गया है। ठीक, चलिए तो आगे लिख लीजिए। परंतु अनुच्छेद 74 और 75 को एक साथ पढ़ने पर, अनुच्छेद 74 और 75 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान ने मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालक के तौर पर स्थापित किया है। वास्तविक कार्यपालक के तौर पर स्थापित किया है। वास्तविक कार्यपालक के तौर पर
स्थापित किया है। ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है। तो ओवरऑल यदि हम निकालते हैं तो हम यही पाते हैं कि मंत्रिपरिषद ही सब कुछ है। और न्यायालय के कई सारे ऐसे डिसीजंस आए हैं, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे जिस तरीके का एक प्रभाव चला, तो राष्ट्रपति निश्चित तौर पे मंत्रिपरिषद के लिए, मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाहों के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन अब बात ये निकलती कि अच्छा यदि राष्ट्रपति कि जितनी भी शक्तियां वो सारी मंत्रिपरिषद के पास हैं, तो क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, सिर्फ मुहर की तरह है कि भाई मुहर लगाना है? रबर स्टैंप का एक महत्व होता है कि नहीं होता? जब तक आप स्टैंप नहीं होगा कोई भी चीज़ पुख्ता मानी नहीं जाती। क्या केवल राष्ट्रपति बस स्टैंप के लिए रखेंगे कि भाई स्टैंप लग जाए बस राष्ट्रपति की कि हाँ राष्ट्रपति ने काम किया, बाकी उनकी कोई पावर नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है? तो क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को भी बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, उनकी खुद की विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है? यदि कभी ऐसा प्रश्न पूछता है, इज द प्रेसिडेंट अ रबर स्टैम्प? क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है? लिखिए, यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। किंतु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा, किंतु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ की मुहर है। रबड़ की मुहर है। ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं या अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। नंबर 1, यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में, यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को, किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही यह निश्चय करना होता है स्थिर व स्वच्छ सरकार, निश्चय करना होता है कि स्थिर व स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि से किसका दावा सबसे मजबूत है, देने की दृष्टि से
किसका दावा सबसे मजबूत है? अगला पॉइंट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पे जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद या चुनाव के पहले गठबंधन होते हैं, बहुत बार चुनाव के बाद भी गठबंधन होते हैं, चुनाव के पहले भी गठबंधन होते हैं, और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो कौन सरकार बनाएगा, कौन तय करेगा? ये राष्ट्रपति, उसके पास फिर स्पेशल पावर है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कई बार हुआ है। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी तो चुनाव अभियान के दौरान ख़त्म हो गए, तो कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देता है, स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देता है जो उसकी राय में विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो, जो उसकी राय में विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किसे करेगा वो यहाँ पे उसकी मर्जी चलती है। यदि बहुमत प्राप्त है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन कई बार ख़त्म हो जाता है प्रधानमंत्री पद के दौरान तो राष्ट्रपति पावरफुल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत बड़ी विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्रपति की। अगला लिखिए, यदि लोकसभा का विघटन हो गया है, यदि लोकसभा का विघटन हो गया है, नई लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, नई लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, तो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक, पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक, पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है। इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है, इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वह किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार ना करें जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाती हो। स्वीकार ना करे जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाती हो या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंध में हो। एब्सोल्यूट वीटो का यूज करती है यहाँ पे, जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाती हो या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंध में हो। अगला पॉइंट समझ गए, ये वाला पॉइंट। यदि सरकार, नया चुनाव हो रहा है, जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय प्रेसिडेंट को सलाह मंत्रिपरिषद ही देगी। मान लीजिए अभी क्या हुआ, मान लीजिए लोकसभा के नए चुनाव आ गए और नए चुनाव के समय पे पुरानी जो लोकसभा है उसका विघटन हो गया, खत्म हो गई, लेकिन मंत्री तब तक रहते हैं जब तक नई लोकसभा नहीं आती। ऐसा नहीं होता प्रधानमंत्री खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये सरकार काम चलाऊ सरकार के तौर पे काम करती है। ठीक है, इसके पास वो पावर नहीं होती जो पावर
जब परमानेंट गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है। तो यहाँ पे यदि इस गवर्नमेंट के द्वारा कोई बड़े डिसीजंस लिए जाएं जो चुनाव को मैनिपुलेट कर सकें, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वीटो लगा सकते हैं। स्पेशल पावर, यहाँ पर उनको अपनी मर्जी के हिसाब से ध्यान में रखना होगा। ठीक, ये एक बहुत बड़ा इस पावर होता है राष्ट्रपति के पास। अगला लिखिए, अनुच्छेद 78 में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं अनुच्छेद 78 में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 78 खा, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 78 खा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रशासन प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी विधान से संबंधित जानकारी मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी विधान से संबंधित जानकारी मांग सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 78 गा के तहत, इस प्रकार अनुच्छेद 78 गा के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का पद उतना कमजोर नहीं है जितना कि आलोचक बताते हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी स्वविवेकाधीन शक्तियां हैं, अभी और भी हैं, जैसे क्षमा प्रदान करने की शक्ति। वैसे ये भी कैबिनेट के थ्रू ही होती है, गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर है, वो क्षमा कर सकता है मृत्युदंड को, और किसी के पास नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है उच्चतम न्यायालय से। तो अभी आगे हम एक एक चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल बहुत प्रभावी हो जाता है, देश एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है 352 के तहत, वहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। राष्ट्रपति मूलाधिकारों को भी समाप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति मात्र एक रबर स्टैंप नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो बोला गया उसको उस हिसाब से ही करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल के सेशन पे मैं आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन पढ़ाऊंगा कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे राष्ट्रपति भारत का निर्वाचित होता है, क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, हाँ, अभी तक में यदि कुछ दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हो आप, जो भी मैंने पढ़ाया।